कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का इल्ज़ाम है आपने काफ़ी लोगों का खून बहाया है, 138 लोगों का आपने खून बहाया, तुफैल मत्तू की बात हो रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है। जब वो अपना डिफीट देख रहे हैं, अपनी शिकस्त देख रहे हैं, तो इन फरोई मैंने उसके खिलाफ एक बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई की है, शुरू की है और मैं करूँगा। और उसमें कोई ये जज्बात वजबात की बात नहीं है। आपको लग रहा है ये सारा फेक है, प्रोपेगेंडा है? 100% ये फेक है। देखिए, इससे पहले पुलिस में फाइज रहे, बड़े पोस्ट पे फाइज रहे, कुछ उसमें एक एलिगेशन है मैंने 170 आदमी मारे। अब 170 आदमी मारना इतना कोई आसान चीज़ नहीं है। मेरा प्रोफाइल जो पुलिसिंग का है वो एट पार किसी डेवलप्ड और जहाँ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है उसके बराबर है। आज तक मैंने स्टैंड लिया है ह्यूमन राइट्स के बारे में। I'll show you the documents। सरकार की इंतहाई घिनौनी साजिश है कश्मीरी कौम के साथ। इसको लड़ना है, इसके खिलाफ लड़ना है, इसके खिलाफ इकट्ठे होना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना। खानदानों ने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थी उनको ये बाइकआउट, हड़ताल वगैरह वगैरह से वो लोग यहाँ से जीत जाते थे इलेक्शन, थोड़ा सा वोट लेकर जीत जाते थे और फिर फॉरगेट अबाउट इट। दिल्ली मेड पार्टियां हैं और वो कोई संजीदा पार्टियां नहीं हैं। दिल्ली की पार्टियों की बात मैं आपको जिनको हम A टीम, B टीम, C टीम कहते हैं, जो बाज़ाब्ता उनमें से एक यहाँ भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ पटन में एक शख्स के साथ मंसूब है, वाबस्ता है। 2016 में किसी बच्चे ने एक आध पत्थर मारा, उसको अभी भी थाने में बुलाते हैं, फलानी दिल्ली से मिनिस्टर आ गया, आप थाने में आ जाओ। फिर उसको वहाँ न खाना मिलता है न कुछ मिलता है, 2 दिन उसको बंद रखते हैं, वो मजदूरी करता है। 2024 का असेंबली इलेक्शन जहाँ पे सभी पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल और सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट जो है मैदान में उतारे हैं। इस बार किसके सर बांधेगी आवाम सहरा जीत का, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, मगर सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी तैयारियों में लगी है। अगर पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर सबकी नजरें और निगाह है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, रियाज अहमद बेदार को। इस बार जो है ये मैदान में है और ये अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको टिकट दिया है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे भी इनके मद्दे मुकाबल है। क्या यहाँ से जीत दिला पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? क्या रियाज बेदार को लोगों का प्यार इस बार मिलेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का बार बार ये कहना है कॉर्डर स्ट्रांग है जनाब। हमने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में सरप्राइज रिजल्ट आए जहां पे इंजीनियर रशीद ने नॉर्थ कश्मीर से जीता, और अब इस असेंबली इलेक्शन में भी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों का मानना है कि सरप्राइजेज रिजल्ट होंगे। मेरे साथ है रियाज बेदार साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, आपको मैदान में उतारा है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से। पटन से इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आपको आवाम मौका देगी? अगर आप आवाम के पास जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूं और 2018 से बाज़ाब्ता हम तब से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के लिए मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सेगमेंट इंचार्ज। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी तंजीम है जो कश्मीर में जन्मी है, यहीं पर पनपी है और यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पास्ट भी बेहद शानदार है। यहाँ जो अच्छे खासे जो रिफॉर्म्स हुए हैं समाजी लेवल पर, बाकी लेवल्स पर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रोल है। आज के तारीख़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आएगी। बहुत देर से कश्मीर में इलेक्शन, जम्मू कश्मीर रियासत में इलेक्शन नहीं हुआ, लगभग 2014 से उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ, और एक जमहूरी मुल्क में जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर है, वहाँ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड दिल्ली सरकार ने हमारे साथ किया और यहाँ इलेक्शन नहीं करवाए। अब खुशनसीबी से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से आज के डेट में यहाँ असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। 2024 का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन, ये इसमें भी काफ़ी जोश खरोश है, लोगों का उत्साह है, वो वोट करना चाहते हैं और वो वोट करेंगे। साहब, आपने काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम गिनवाए। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉर्डर स्ट्रांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया भी है आवाम के लिए। इससे पहले हमने 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सरप्राइज रिजल्ट आए। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर से हारे। 2024 का ये असेंबली इलेक्शन है। आपको लगता है कि इस बार लोग, आवाम मौका देगी बेदार साहब को? लोगों ने, पटन के लोगों ने उठाया है, लोगों ने आपको चुना है। आपको लगता है कि आप लोगों के दिल में वो जगह बना पाएंगे कि लोग आपको जीत का टिकट इस बार पटन से मिलेगा? देखिए, आपने अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन बताया जिसमें रिजल्ट्स काफ़ी ऊपर नीचे हो गए, जैसा आपने फरमाया अभी उमर साहब का। लेकिन आपको मैं ये जानकर खुशी होगी
कि पटन सेगमेंट ने 35 साल के बाद 4,533 वोट लीड लेके अपने नज़दीकी ये जो हमारे उस वक्त थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे उनको उससे सबकत हासिल ली। उनको मानते पटन से नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग है? बिल्कुल, मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूँ। 35 साल में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी लीड कर और इतने एडवर्स माहौल में हम जीत गए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर यहाँ से मजबूत है। और जो हमने 8-9 साल कंटिन्यूसली यहाँ काम किया, उसमें काडर हमने बनाया, नए लोग अपने साथ जोड़ दिए, नौजवान अपने साथ जोड़ दिए, जो दानिश्वर यहाँ के हैं, जो यहाँ के ट्रेड यूनियंस है, यहाँ के कारीगर है, यहाँ के मजदूर है, सब हमारे साथ है। आज के 10 साल के बाद अब यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को मौका मिला है इलेक्शन लड़ने का। आपको लगता है कि इस 10 साल में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी इलेक्शन कब होगा, सभी पार्टियों ने तैयारी की होगी, सभी पार्टियां इस इलेक्शन में सब कुछ अपना झोंकेंगी, दमखम लगाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहां देखते हैं पटन में, और आपको क्या लगता है आपके टक्कर में और किस पार्टी को आप देखते हैं? देखिए, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक पार्टी है यहाँ जो पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी है, लोगों की पार्टी है। यहाँ दिल्ली सरकार ने प्रॉक्सी के ज़रिए एक पार्टी को तोड़कर 4 पार्टियाँ बनाई। वो दिल्ली मेड पार्टियाँ हैं और वो कोई संजीदा पार्टियाँ नहीं हैं। दिल्ली की पार्टियों की बात मैं आपको जिनको हम A टीम, B टीम, C टीम कहते हैं, जो बाज़ाब्ता उनमें से एक यहाँ भी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ पटन में एक शख्स के साथ मंसूब है, वाबस्ता है। तो इसी तरह कहीं आगे पीछे हंदवारा, वो कहीं ये ऐसी पार्टियां जो है ये कोई या तो डिस्ट्रिक्ट्स में है किसी जगह या किसी मखसूस जगह पर एक बड़ी पार्टी को, रीजनल पार्टी को तोड़ के उसमें से ये पार्टियां निकाल दी। मकसद यही था कि यहाँ कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनको उनकी राय को उसको तकसीम करे, कश्मीरी जो है पॉलिटिकल ओपिनियन वो डिवाइड हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा दाव खेला है पटन से, पहली बार आपको टिकट मिला है, पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां तक मेरी नॉलेज है, और आते ही आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दे दिया, भरोसा जताया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके ऊपर। आपको लगता है कि आपके मुकाबले में कौन से पॉलिटिकल पार्टियों को आप देखते हैं, कौन से लीडर्स को आप देखते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे सकते हैं, या रियाज बेदार साहब को लगता है कि वो खुद इतने मजबूत है कि अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत के जाएंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बार नहीं, मैंने पहले ही अर्ज़ की कि 2018 में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। मोहम्मद अकबर लोन साहब, टिकट आपको पहली बार मिला इलेक्शन के लिए, अब के लिए टिकट बार लगा, लेकिन हाँ वो तो है, मेरी तो पक्का यकीन है कि लोग मुझे डेफिनेटली इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हमारी लीड 2024 में 4,533 थी, उसको 3 टाइम्स करेंगे। जो लोगों का जज्बा, जो लोगों का सपोर्ट हमें है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे। बेदार साहब, आज की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। आज सियासी लीडर घर पे घर जाके लोगों से अपील कर रहे, गुजारिश कर रहे, वोट डाल दीजिए, आप वो वोट दे दीजिए, अपने उम्मीदवार को कामयाब कर लीजिए। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन में होता था गांव-गांव जाना, जलसे करना, तो अब वो चीज़ बदल गई है। बाइकआउट होता था, लोग वोट नहीं डालते थे। इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे लोग? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। 2019 में 38% लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे यहाँ। अभी उससे पहले 2014 का जो असेंबली इलेक्शन था, वो पटन सेगमेंट में बाइकआउट शाइकआउट के बावजूद वो कोई 50% के करीब था, वो अच्छा खासा था। और 2024 में तो वो तो 60% के करीब आ गया। अब की बार जो है, अब की बार ये 65 से ऊपर आ जाएगा। अब रहा आपका जो सवाल ये है कि घर घर जाना, हमने कंटिन्यूसली ये जो 8 बरस है, हम हर घर घर में गए, हर इंडिविजुअल से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जो काडर बेस्ड पार्टी है, इसके काडर्स हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। पटन की आवाम ने हर किसी को मौका दिया आज तक। पटन की आवाम ने जब भी इलेक्शन हुआ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर पटन के साथ बहुत इस्तेसाल हुआ। अगर हम यहाँ पे मेडिकल स्ट्रक्चर देखें वो ज़ीरो, अगर डेवलपमेंट पटन की ओवरऑल देखें वो ज़ीरो। पटन में बिजली का ना होना, मगर पटन एक ऐसी तहसील है बदकिस्मती से जिसमें सबसे कम डेवलपमेंट है। रियाज बेदार साहब, क्या बदलने की ज़रूरत है? अगर जीत के जाते हैं तो क्या बदलेंगे? हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे है, मैं समझ सकता हूँ। सही, देखिए, यही जो वो बातें हैं जो लेकर हम मजबूर हो गए इस पॉलिटिकल इसमें आने की, क्योंकि बदकिस्मती से पटन एक तारीखी शहर था, इसके सराउंडिंग्स शहर के साथ लगभग मिलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है जो बाकी जगहों पर हुआ है। चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हॉर्टिकल्चर है,
ड्रिंकिंग वाटर की आपने बात की, यहाँ अभी भी मुझे दिखाई है नलों में वो नल और जल वो मोदी साहब पता किस घर में ले गए। या हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि कुछ लोगों ने, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ ख़ानदानों ने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थी उनको ये बाइकआउट, हड़ताल वगैरह वगैरह से वो लोग यहाँ से जीत जाते थे इलेक्शन, थोड़ा सा वोट लेकर जीत जाते थे और फिर फॉरगेट अबाउट इट एंड नथिंग डूइंग। अब वो ज़माना दैट इज़ ओवर, वो ज़माना गया। आप लोगों ने आज फैसला किया है कि अगर हमने कुछ करना है, कि अगर हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, हमारी डेवलपमेंट में कोई पेशरफ्त होनी है, तो हम हुकूमत के हिस्सेदार होने चाहिए और उसका पहला स्टेप है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, इंतखाबी मंशूर, उसको पढ़े, उसमें हर बात का जिक्र है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र है और इतना ही नहीं है कि इमेजिनरी हम कहेंगे आसमान से तारे लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें जॉब्स की बात की गई है, उसमें बिजली के जो इसकी बात की गई है, उसमें बिल्कुल मंशूर पड़ा है आपका। पटन ने कभी बाइकआउट नहीं किया, पटन ने कोई भी इलेक्शन हुआ पटन की आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सवाल ये है कि पटन के साथ ही इतना इस्तेसाल क्यों, पटन के साथ ही सौतेली माँ का सलूक क्यों? अगर पटन की आवाम ने बार बार हर किसी के सर पे सहरा बांधा, ये पॉलिटिकल पार्टियां जब इख्तिदार में आती है भूल क्यों जाती है पटन की आवाम को? क्या रियाज बेदार साहब भी ऐसा ही करेंगे कि कुछ बदलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ डिवीज़न किया जाता था वोट्स का और एक मखसूस जमात निकल आती थी और यहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। अब इंशाल्लाह ताला हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ कि वो हम पूरा करेंगे। लोग हम पर भरोसा, लोग हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी पार्टी पर, हमारे ज़ात पर भरोसा करिए और देखिए इंशाल्लाह ताला हम कुछ ज़रूर करेंगे। कल ही मैंने हमारे यहाँ सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे, मैंने उनसे 2-3 बातों की निशानदेही की गाड़ी में ही। उनको मैंने कहा कि ये मसाइल है, उन्होंने बाज़ाब्ता कमिटमेंट की और कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही कि मेरे हुकूमत ने, जब उनकी हुकूमत थी, ये हमने आइडेंटिफाई की थी कि इन मसाइल पर अफसरों वगैरह को इनको काम करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो हुई नहीं क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह ताला यहाँ के मसाइल जो है, जो पटन की लॉस्ट ग्लोरी है, उसको पटन और पटन सराउंडिंग्स की, हमारे यहाँ ऊपर जो है ये निहालपोरा से ऊपर जाइए कोई मेडिकल एड है ही नहीं कहीं। आप देखिए यहाँ रूरल सोसाइटी है, हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आपको ये सारा एरिया है, इसमें वेटरनरी साइंस की कोई ये वेटरनरी फैसिलिटी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर हमारा टंगमर्ग, पूरा नाला फिरोजपुरा, इतने वाटर रिसोर्सेज हैं लेकिन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हमारा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नहीं है और बढ़ चढ़कर एक दिल्ली सरकार का जो इंतहाई बहुत ही ख़राब फैसला था वो कि यहाँ हमारे फार्मर्स को रक्स एंड फार्म्स की वो कल्टिवेट करते थे ज़मीन ये साथ में, तो उनको वो एकदम से सरप्राइज़, वन फाइन मॉर्निंग उनको मिला सरप्राइज़ कि आप ज़मीन से बेदखल हो जाइए। अब कौन सा इंसाफ है? सरकारों का काम है लोगों की बहबूद देना, लोगों को रोज़गार देना। दिल्ली से लाते हैं बंदे को यहाँ, उसको ज़मीन अलॉट करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से जो ज़मीन उसके पास 100 साल से है उसको छीना जाता है। ये दिल्ली। आपके वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला 2 जगह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस असेंबली इलेक्शन में। कई पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, उमर अब्दुल्ला को भरोसा नहीं रहा अपने ऊपर। आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला के 2 जगह से इलेक्शन लड़ने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उमर साहब लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े फ्यूचरिस्ट, उनका एक ज़बरदस्त, एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पॉलिटिक्स का, उनका सोच बड़ा अच्छा है। 2 जगह वो लड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है नहीं। वो माशाल्लाह वो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी पॉपुलर है। अब उनके वहाँ बडगाम वालों ने फ़ैसला किया कि वो वहाँ भी लड़े, तो उसमें कोई ऐसा अल्टीमेटली तो उनको एक ही जगह से असेंबली में जाना है। तो वो कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, एक पोस्ट बड़ी आग की तरह वायरल हो रही है, आपके मुतल्लिक है। आप इससे पहले पुलिस में फाइज रहे, बड़े पोस्ट पे फाइज रहे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का इल्ज़ाम है आपने काफ़ी लोगों का खून बहाया है, 138 लोगों का आपने खून बहाया। तुफैल मत्तू की बात हो रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये 2010 की बात है। मैं काफ़ी जगह रहा हूँ, बारामूला में रहा हूँ, श्रीनगर में रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, पुलवामा, नेम एनी प्लेस, मैं पूरे जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। ये एक मखसूस शख्स है जिसके दिमाग में शिकस्त उसको नज़र आ रही है, उसके दिमाग में ये ख्याल है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको, वो एक अलमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर वो एक अलमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका हमें एहतराम है,
ये सरासत एक प्रोपेगेंडा है। जब वो अपना डिफीट देख रहे हैं, अपनी शिकस्त देख रहे हैं, तो इन फरोई मैंने उसके ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई की है, शुरू की है, और मैं करूँगा। और उसमें कोई ये जज्बात वज्बात की बात नहीं है। आपको लग रहा है ये सारा फेक है, प्रोपेगेंडा है? 100% ये फेक है। देख, मैंने स्टैंड ले लिया एक चीज़ पर, और ये झूठ बोल रहे हैं ना, इनका मतलब ही झूठ और ये फसाद फैलाना है। लेकिन मैं एक चीज़ के दौरान ही ये चीज़ें करना क्यों आ गई? और इसमें क्या सरकार सोई हुई थी? जो आज मेरी टीम है, उसमें मेरी टीम में जो आज आपका IG कश्मीर है वो है, आपका जो DIG नॉर्थ कश्मीर है वो है, इसी तरह और बड़े सारे लोग हैं जो मेरी उस वक़्त के टीम में है। मैंने एक स्टैंड ले लिया था उस वक़्त एक किसी चीज़ पर। ये साहब जो ये इनको ये ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये या तो ये सेमी लिटरेट है या जानबूझकर ये बकवास करते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इनको चाहिए अपना ये सुधारे। मैं तो गया हूँ लॉ के पास, मैंने जो हमारा कानून है, कानून के पास अब जी मैं गया हूँ। मैं अपनी अनकरीब में ये 2-4 दिनों में मैंने उसका फिक्स किया है। मैं इसके ख़िलाफ़ या तो ये उसका कॉन्ट्राडिक्ट करे कि हम गलत बोल रहे थे, या तैयार हो जाए कानून के लिए। पिछला इलेक्शन भी देखा, ये इलेक्शन भी देखा, पॉलिटिकल पार्टियां जो है, पॉलिटिकल लीडर्स पर्सनल अटैक करते हैं, जिसमें वो पर्सनल चीज़ों को लाते हैं। अब सियासत का स्तर नीचे हो गया है, गाली गलोच पे आते हैं। पहले सियासत होती थी, आज की सियासत में काफ़ी फ़र्क है। ज़रफ़ सियासी पार्टियां या कम ज़रफ़ लोग इस हद तक जाते हैं। जो संजीदा लोग हैं, जो लोगों के सामने जवाबदेह हैं, बड़ी पार्टियां हैं यहाँ, वहाँ वही लोग ऐसी बातें करते हैं जो वो कम ज़रफ़ है, जिनमें वो एटिकेट नहीं है बात करने का। अगर नौजवानों की भीड़ आपके साथ बहुत है, नौजवान आपके साथ मुंसलिक बहुत है, ऐसी क्या चीज़ है जो नौजवान आप में देखते हो? ऐसा क्या काम आप आवाम के लिए? जब मैं पटन की बात करता हूँ, मैं इर्द गिर्द सब गाँव की बात, मैं वायलू की बात कर, डंडौरों की बात करता हूँ, गुईवा, निहालपुरा, बोहरवानी, तिलगाम, वानीगाम, हर जगह की मैं बात करता हूँ। तो इनके लिए क्या करेंगे? देखिए, नौजवान इसलिए हमारे साथ जुड़े, नौजवान हमारा सबसे बड़ी जो परेशानी में मुब्तला है वो नौजवान है। जो पिछले सालों का आपको पता ही है, एक मखसूस एक डिप्रेशन जैसे माहौल से गुज़र रहे हैं। उनके पास सुविधाएं नहीं, उनकी कोई होप नहीं है। हर जगह से बदमाशी चल रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। नौजवान इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनको एक एतमाद है कि हम शायद उनके मसाइल जो है उनकी बात करेंगे, उनकी बात का कोई सलूशन, उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे। हमारा ये भी प्रोग्राम है कि नौजवान जो यहाँ है उनको फ्री कोचिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, फ्री जो प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए। हमारा ये भी है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनका हिस्सा होना चाहिए, उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। ज़मीनें इतनी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड होने चाहिए। उनको कोई बाहर के मुल्कों में जाने के लिए कोई सबसिस्टेंस अलाउंस, पढ़ने के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम सीख करें। जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ ज़्यादती करती है। 2016 में किसी बच्चे ने एक आध पत्थर मारा, उसको अभी भी थाने में बुलाते हैं, फलानी दिल्ली से मिनिस्टर आ गया, आप थाने में आ जाओ। फिर उसको वहाँ न खाना मिलता है, न कुछ मिलता, 2 दिन उसको बंद रखते हैं, वो मजदूरी करता है। वो यहाँ पे भी कुछ लोग बंद है, इर्द गिर्द गाँव जो पटन के हैं या मेन पटन के लोग हैं, नौजवान हैं जो काफ़ी टाइम से जेल में हैं, उनके लिए क्या कीजिएगा? उनके लिए एक सरकार की पॉलिसी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसका टोटल रिव्यू करेंगे। जो केसेस जो इसमें ऐसे फॉल्स है या ऐसे मार्जिनल केसेस है, उनका रिव्यू हो जाएगा। सबसे पहले उनको रियासत से बाहर यहाँ लाएंगे, उसके बाद रिव्यू करके उनके साथ इंसाफ होगा। और कानून इतना हमारा रिजिड नहीं है, और गलत केसों में बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया है। अब यही देखिए, जो बच्चा 2014 या 2016 में 17-18 साल का, अब 10 साल के बाद 28 उसकी शादी है, अभी भी थानेदार साहब उसको बुलाते हैं थाने, आ जाओ जी, आज फलानी दिल्ली का कोई आया है चपरासी वपरासी, आपको थाने में बैठना है। अब ये कौन सा इंसाफ है? बेदार साहब, क्या आप पटन की आवाम को कभी धोखा देंगे, छोड़ के जाएंगे? अगर जीतते हैं, इस आवाम को भूल जाएंगे? जी नहीं, यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ मरना है, यहीं रहना है। चाहे मुश्किल हो, सख्ती हो, जीते हारे, मैं यही हूँ। मैं यहाँ की आवाम को धोखा नहीं, सवाल ही नहीं है, नो क्वेश्चन, वो हमारे खून में ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रियाज बेदार थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम को, पटन की आवाम को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, और मैं इस सरजमीन पे पैदा हुआ हूँ। यहाँ के आवाम के साथ हमेशा इस्तिसाल हुआ, मगर एक बार अगर हुकूमत आई तो यहाँ के नौजवानों के लिए पहले काम, पटन में जितनी भी डेवलपमेंट है उसके लिए काम,
स्पेशली यहाँ के नौजवानों के लिए काम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्वार्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बेदार साहब का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा काम किया है, यहाँ पे डेवलपमेंट की है, यहाँ पे जितना भी रोज़गार या स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बदौलत है। और यहाँ की आवाम ने मुझे हमेशा इज्जत से नवाजा है। 2018 से मुंसलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए, 2018 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे थे और अपने काम की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको आज टिकट दे दिया, अपना उम्मीदवार उतारा, मैदान में उतारा। रियाज बेदार के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरोसा दिखाया। जितने भी लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए भी काम करूंगा। देखने वाली बात ये होगी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उम्मीदवार यहाँ से रियाज बेदार साहब है, क्या जीत का सहरा इनके सर जाएगा? क्या आवाम इनको इस बार जो है वो जीत के यहाँ से बेचेगी? बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, मगर मुकाबला बहुत सख्त है। मुकाबला 2024 के असेंबली इलेक्शन का है। इंजीनियर रशीद भी अब जेल से छूटे, उनका कैंपेनिंग में आना और कहीं ना कहीं मुकाबला अब और कड़क होता जा रहा है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना कैडर है और बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत काम इन्होंने किया है, ऐसा रियाज बेदार साहब का कहना है। अब